नमस्कार। वक्फ मुसलमानों द्वारा धार्मिक, धर्मार्थ या निजी उद्देश्यों के लिए दी गई व्यक्तिगत संपत्ति होती है। संपत्ति के लाभार्थी भिन्न हो सकते हैं, लेकिन संपत्ति का स्वामित्व अल्लाह के पास माना जाता है। वक्फ एक डीड या डॉक्यूमेंट्स के जरिए या मौखिक रूप से बनाया जा सकता है। साथ ही किसी संपत्ति को तब भी वक्फ माना जा सकता है यदि इसका उपयोग लंबे समय से धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जाता रहा है। एक बार जब किसी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया जाता है तो उसका स्वरूप हमेशा के लिए बदल जाता है और उसे उल्टा नहीं जा सकता। मतलब अगर कोई संपत्ति वक्फ घोषित हो गई तो वो हमेशा के लिए वक्फ की रहेगी, वो किसी भी सूरत में अपने पुराने मालिक के पास नहीं जा सकती है। देशबंधु के राजनीतिक संपादक डॉक्टर दीपक पाचपोर का मानना है कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को वापस लेना भी एक तरह से सरकार की हार माना जा रहा है। संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिनों में सरकार इसे ले तो आई, लेकिन संसद को दोनों सदनों में उसका तीव्र विरोध हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा इसके जरिए अपने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एजेंडा ही बढ़ा रही है। दोनों सदनों में हुए प्रखर विरोध के चलते सरकार को इसे संयुक्त संसदीय समिति जेसीपी को सौंपना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संघ लोक सेवा आयोग से लेटरल एंट्री के विज्ञापन को रद्द करने का आदेश देना बतलाता है कि उन्हें मजबूत विपक्ष का कसैला स्वाद चखने को मिल रहा है। इस निर्णय का अर्थ है कि मोदी पर कई तरह से लगाम लगने लगी है। एक ओर तो विरोधी दल और दूसरी ओर स्वयं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों ने इस फैसले का विरोध किया है, जिससे साफ है कि मोदी अब वैसी मनमानी नहीं कर सकेंगे जिस प्रकार से 2014 से लेकर 2024 तक के अपने दो कार्यकालों में करते आए हैं। यह लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत है। सरकार को विरोधी दलों के साथ सहयोगी घटकों के राय मशविरा करने की आदत अब डालनी होगी। वैसे लोकतांत्रिक सरकारें चलाने का यही तरीका है जिसे दो ताकतवर सरकारों के रूप में मोदी भूल गए थे। पिछली दो लोकसभा के लिए हुए चुनाव में भाजपा को जिस प्रकार से जन समर्थन मिला था, उसने मोदी एवं उनके सिपहसलार अमित शाह को इतना निरंकुश बना दिया था कि ज्यादातर फैसले में बगैर किसी के राय के लिया करते थे। नोटबंदी हो या जीएसटी, 3 तलाक की समाप्ति हो या जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का विलोपन, काले कृषि कानून हो या हिट एंड रन कानून, मोदी सरकार ने इन सभी कानूनों को बनाने या लागू करने में ना तो अपने साथियों की राय ली और ना ही विशेषज्ञों के विचारों को जाने और ना ही जनता की पसंद समझनी चाहिए। ये सभी कानून अचानक और बिना पूर्व जानकारी के लाए और लागू किए जाते रहे। अलबत्ता कृषि और हिट एंड रन संबंधी कानूनों के सरकार को जन विरोध के चलते वापस लेना पड़ा। इसके बावजूद सच्चाई ये है कि पिछली दो मोदी सरकारों को जो मन में आता गया वो सब कुछ वो करती गई। कभी सीधा साधा शासकीय आदेश जारी कर या तो कभी अध्यादेश निकालकर अथवा कानून बनाकर। यदि संसद में कानून बनाने में दिक्कत हो तो किसी न किसी बहाने से लोकसभा में हंगामा करवा दिया जाता था और कठपुतली बने लोकसभा व राज्यसभा के क्रमशः अध्यक्ष व सभापति कुछ या तो थोक में विरोधी नेताओं को निलंबित कर कानून पास कराते रहे। नई न्याय संहिता इसी तरह से पारित कराई गई थी। 370 और 400 पार के नारे लगाती आई भाजपा को उम्मीद थी कि बड़ा बहुमत मिल गया तो उसे एनडीए को मनमाने कानून बनाने की छूट मिल जाएगी। प्रमुख लक्ष्य था संविधान को बदलना। उसके कई नेताओं और कई प्रत्याशी बाकायदे कहते रहे कि मोदी को 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान को बदलना है। इनमें अनंत हेगड़े मेरठ से सांसद बने, अरुण गोविल अयोध्या से लड़े, लल्लू सिंह राजस्थान की मिर्धा आदि शामिल थे। हालांकि चुनाव का अंतिम दौर आते आते सर्वेक्षणों में सामने आने लगा कि ऐसा नहीं होने जा रहा है तो मोदी शाह समेत सारे भाजपाई नेता और प्रचारक कहने लगे कि ऐसा नहीं है और ये विपक्ष का भाजपा को बदनाम करने का तरीका है। वैसे जनता इस बात को जानती है कि भाजपा एवं उसकी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरक्षण के खिलाफ है और संविधान बदलने का पहला कदम इसकी समाप्ति से ही होता। क्योंकि भाजपा को 240 ही सीटें मिली हैं और वह तेलुगु देशम पार्टी तथा जनता दल यूनाइटेड के बल पर खड़ी है तो वह ऊंची आवाज में संविधान के पक्ष में नारे लगा रही है और मोदी यह कहकर खुद को आरक्षण का बड़ा संरक्षक साबित करने की कोशिश करते हैं कि जब तक वे जीवित हैं
दलितों, ओबीसी एवं आदिवासियों का आरक्षण कोई छीन नहीं सकता। आरक्षण की हिफाजत और लोकतंत्र की दुहाई देने के साथ अब मोदी जी धर्मनिरपेक्षता पर काफी जोर देने लगे हैं। तीसरी बार सरकार को ऐसे मुंह की खानी पड़ी कि संघ लोक सेवा आयोग के से लेटरल एंट्री विज्ञापन को रद्द करने का आदेश खुद मोदी को देना पड़ा। सरकार केंद्रीय सचिवालय में कुछ पदों पर सीधी भर्ती करने जा रही थी, जिसके लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें आरक्षण नहीं था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ये संघ के लोगों को सीधे ऊंचे पद पर भरने की चाल है। अखिलेश यादव के साथ भाजपा की छिपी हुई मित्र कहलाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इसका विरोध किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तक इसे गलत बताया। यानी मोदी को चुनौती अब बाहरी ही नहीं, भीतर से भी मिलने लगी। आगे की जो भी अपडेट होगी हम समय समय पर आपको देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।